सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रो। सो आज हम कवर करेंगे एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब ये क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक का पहला चैप्टर है। अब क्लास 11 में आपके दो बुक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। अब ये तो चैप्टर 1 है हॉर्नबिल बुक का। अब यहाँ पे हम सारे चैप्टर और सारी पोएम कवर करेंगे दोनों बुक्स की और क्लास 11th और 12th दोनों की। सो अभी हम फिलहाल इस चैप्टर पे फोकस करते हैं। अब ये चैप्टर अगर आप इसको कहानी की तरह और अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये जो एक चैप्टर है इसमें एक लड़का अपनी ग्रैंड मदर के संग रिलेशन बता रहा है कि उनमें कितना गहरा रिलेशन था और वो कैसे कैसे धीरे धीरे दूर होते गए। और अब वो उसके बाद ये भी बताता है कि जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो उसके बाद क्या हुआ। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और अपनी टेक्स्ट बुक को इस चैप्टर के बाद अपनी टेक्स्ट बुक को भी एक बार जल्दी जल्दी थॉरली रीड कर लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट बुक, क्योंकि ये मैं आपको पूरा समरी और आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दूंगा इस चैप्टर का। और इसके क्वेश्चंस हम कुछ टाइम बात करेंगे जब हमारे सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, तो उसमें हम PYQs वगैरह सब कुछ करेंगे। सो ये जो आपका चैप्टर है ये क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक का है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अब इसका चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि किसने लिखा है? ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। अब ये अपनी ग्रैंड मदर के संग रिलेशन के बारे में चैप्टर में बताएंगे इनको। अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के चैप्टर। लेकिन अगर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेज आपको बताएगा कि आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे और आप क्या क्या कर सकते हैं। अब ये जो आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको जो सारे नोट्स हैं इंग्लिश के नहीं, लेकिन जो सारी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस के, वो आपको सारे नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो भी जिसकी भी वीडियोस आएंगी। ये नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर सर्च करिएगा। अभी हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च होगा, लेकिन आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर सर्च करिएगा। यहाँ पे आपको ओसवाल, अरिहंत और काफ़ी सारे बड़े बड़े पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर्स मिलेंगे बिल्कुल बेस्ट रेट पे। आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा, अगर आपको अच्छे लगे तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और ऑफर वहाँ पे सारे प्रोमो कोड आप अप्लाई करिएगा, वो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोमो कोड वहाँ पे हैं जिससे आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब सारे ये जो सैम्पल पेपर्स हैं प्रोवाइडेड वहाँ पे बड़े बड़े पब्लिकेशंस के हैं, लेकिन अगर आपको फ्री सैम्पल पेपर्स चाहिए तो वहाँ पे फ्री का कंटेंट भी अवेलेबल है। अब फ्री का कंटेंट अवेलेबल है तो फिर आपको ज़रूर वेबसाइट देखनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट पे आपको कहाँ जाना है। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप शॉप टैब पे जाइएगा। शॉप टैब पे आपको सारे सैम्पल पेपर्स विजिबल हो जाएंगे। अब आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अब चलिए हम तो अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। अब पहले इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता देता हूँ कि इस चैप्टर में होगा क्या क्या, कि किस तरह से चैप्टर अच्छा आगे चलेगा। द समरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज बेस्ड ऑन द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स ट्रू स्टोरी। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो स्टोरी है, ये जो खुशवंत सिंह जो राइटर हैं, इनकी ग्रैंड मदर की असली कहानी पर ये स्टोरी बेस्ड है। द ऑथर्स नेम इज खुशवंत सिंह। जो ऑथर का नाम है क्या है? खुशवंत सिंह, यहाँ पे दिया गया है। He informs us about his youth with his grandmother. The summary of this story tells us about the writer's relationship with his grandma. तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये जो खुशवंत सिंह है, ये अपने बचपन और अपनी ग्रैंड माँ के रिलेशन के बारे में बताते हैं कि उनमें उनकी ग्रैंड माँ में किस तरह का रिलेशन था, कितना गहरा रिलेशन था। द सिनॉप्सिस इंक्लूड्स ऑल द ब्यूटीफुल एंड पाइगेंट मोमेंट्स। मतलब ये जो कहानी का सार है, ये बताता है कि ये पूरी कहानी में उनके रिलेशन में कितने अच्छे और कितने मज़ेदार मोमेंट्स भी इंक्लूड हैं। ये जो पोएगेंट है इसका मतलब होता है मज़ेदार, या फिर आप समझ सकते हैं कि अच्छे, जो मतलब वैसे मोमेंट होते हैं ना, क्रंची मोमेंट्स के, मतलब मज़ेदार की अलग अलग बातें, हंसी मजाक वाली बातें, वो भी इसमें स्टोरी में दिखाई गई हैं। इट विल इन्फॉर्म यू अबाउट द राइटर्स ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। अब ये जो कहानी है ये बताती है कि कितनी अच्छी स्टोरी है और इनका कितना गहरा रिलेशन है इन दोनों में। किसमें? खुशवंत सिंह में और इनकी ग्रैंड मदर में। अब देखते हैं हम आगे। अब ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट कवर हो गया, अब हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन समरी, और ये काफ़ी अच्छी समरी है। द ऑथर बिगिंस द नरेटिव विद अ वेल एम्ब्रेस्ड अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंडमा। अब जो खुशवंत सिंह है वो इस कहानी में क्या बताते हैं? वो इस कहानी को ही अपनी ग्रैंड माँ से शुरू करते हैं, कि अपनी ग्रैंड माँ का कैरेक्टर बताते हैं कि वो उनकी ग्रैंड माँ किस तरह से थी, मतलब असली में जो उनकी ग्रैंड माँ थी वो किस तरह से थी। इस कहानी को वो इसी चीज़ से शुरू करते हैं। ही रिमेंबर्स हिज ग्रैंडमा एज अ स्मॉल एंड हेल्दी वुमन। अब वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्हें याद है कि उनकी जो ग्रैंडमा थी वो एक काफ़ी यंग और एक हेल्दी वुमन थी विद अ स्लाइट हंच। स्लाइट हंच मतलब थोड़ा उनकी पीठ में, जैसे आपने देखा होगा बूढ़े लोगों के थोड़ा झुकाव सा होता है ना, तो उनके थोड़ा झुकाव था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और काफ़ी ज़्यादा यंग वुमन थी जब वो छोटे थे। हर सिल्वर हेयर वॉज स्ट्रीवन अक्रॉस हिज एज्ड फेस इन अ हैफाजार्ड मैनर।
मतलब वो बताते हैं कि जो उनके सिल्वर हेयर थे, जैसे आपने देखा होगा बूढ़े लोगों के जो बाल होते हैं वो सिल्वर या व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं जब वो उनकी एज हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो वो बताते हैं कि उनके जो सिल्वर और व्हाइट हेयर थे वो उनके माथे पर हेफाजार्ड, मेरा मतलब ऊबड़ खाबड़ थोड़ा टेढ़े मेढ़े पूरे मुंह को कवर करते हुए, पूरे ऊपर फोरहेड को कवर करते हुए वो उनके फेस पर आते रहते थे, उनके बाल जो सिल्वर बाल थे। शी यूज्ड टू स्ट्रॉल अराउंड द एंटायर हाउस ड्रेस्ड इन व्हाइट। वो पूरे घर का चक्कर लगाती रहती थी अपनी व्हाइट ड्रेस को पहन के। वो व्हाइट ड्रेस पहना करती थी और पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती थी। हर वन हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट while the other was telling the beads of her rosary। अब उनका जो एक हाथ था वो तो उनकी कमर पर रहता था, क्योंकि वो थोड़ी उनकी एज भी थी और उनकी कमर या उनकी पीठ कह सकते हैं वो थोड़ी झुकी हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है हंच, इसका मतलब यही होता है कि उनकी कमर में थोड़ा झुकाव था। अब उनका जो एक हाथ था वो तो उनकी कमर पर रहता था और जो उनका दूसरा हाथ था वो रोजरी, ये जो आपने देखा होगा ये हमारे यहाँ पे भी सब ये माला जो जपते हैं, ये जो लोग होते हैं माला जपते हैं मंदिर वाली, ये एक हाथ से इसको रोजरी कहते हैं, बीड्स ऑफ अ रोजरी। ये जो उसमें हर में मोती से होते हैं ये, इनको कहते हैं बीड्स। और ये जो पूरा ये कलेक्शन है इसको कहते हैं रोजरी, इसको कहते हैं रोजरी। ओके, सो एक हाथ उनकी कमर पे रहता था और एक हाथ से वो अपनी माला जपती रहती थी, क्योंकि वो थोड़ा एज में भजन पाठ, वो पूजा पाठ और इन सब में भी वो थोड़ा ध्यान करती थी। तो ये बताते हैं राइटर अभी तक अपनी ग्रैंडमा का कैरेक्टर। द राइटर रिगार्ड्स हर एज नॉट वेरी अट्रैक्टिव बट ऑलवेज गॉर्जियस। अब वो बताते हैं, राइटर बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी लेकिन वो बहुत अच्छी थी। उनका शांत स्वभाव, उनकी अच्छी बातें वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती थी। वो इतनी सुंदर नहीं थी दिखने में लेकिन वो बहुत अच्छी थी। ही कंपेयर्स हर serene expression to the winter scenery। अब वो बताते हैं जैसे विंटर सीनरी, यहाँ पे ये एक फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने यूज करी है यहाँ पे, मेटाफर। मेटाफर, हम मेटाफर और सिमली और ये अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, इसके बारे में कोई और सेशन में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेटाफर यूज करा है और कंपेयर करा है उनके सेरेन एक्सप्रेशन को। सेरेन एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? शांत स्वभाव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कामनेस। वो काफी ज्यादा शांत और अच्छे स्वभाव की थी। तो इससे उन्होंने किसको कंपेयर करा है? विंटर सीनरी को। विंटर सीनरी जैसे आप देखते हैं कि विंटर सीनरी में बिल्कुल सब अपने घरों के अंदर बंद होते हैं और बर्फ गिर रही होती है और बिल्कुल सब शांत होता है, वहाँ पे शांति होती है बहुत। बस बर्फ गिर रही होती है सारी छत, मतलब जो देखा होगा अपने घरों की छत पर या फिर गाड़ियों पर बर्फ जम जाती है, बिल्कुल एकदम शांत रहता है वहाँ पे। बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पे बिजी ट्रैफिक की तरह ट्रैफिक नहीं रहता, वहाँ पे बिल्कुल शांत रहता है। तो उसी से इन्होंने अपनी मदर के कैरेक्टर को कंपेयर करा हुआ है। ड्यूरिंग देयर एक्सटेंडेड स्टे इन द हेमलेट शी यूज्ड टू rouse him from bed in the early morning, plaster his wooden slate, prepare his breakfast and send him to school। अब हेमलेट का मतलब क्या है? हेमलेट का मतलब यहाँ पे टाउन या फिर विलेज हो सकता है, टाउन या विलेज है। इसका मतलब क्या है कि जब राइटर बताते हैं कि जब वो अपने गांव में रहते थे तो उनकी जो ग्रैंड माँ थी वो उनको फटाफट सुबह सुबह बेड से उठाती थी, उनकी स्लेट प्रिपेयर करती थी, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करती थी और उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाती थी। तो इस हिसाब से वो उनकी ग्रैंड माँ का पूरा शेड्यूल था अपने जो उनके जो ग्रैंडसन थे खुशवंत सिंह, उनको तैयार करने का, उनकी स्लेट प्रिपेयर करने का, जो स्लेट होती है ना पढ़ने की, उसको प्रिपेयर करने का और उन्हें ब्रेकफास्ट तैयार करने का और उन्हें स्कूल तक छोड़ने का। फिर इसके बाद वो क्या बताते हैं? इसके बाद वो बताते हैं शी यूज्ड टू फीड द स्टेल चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स। अब वो बताते हैं जैसे हम बनाते हैं ना अपने घर में कुत्ते या फिर किसी जानवर के लिए रोटी, गाय वाय के लिए रोटी बनाते हैं, तो ऐसी वो भी एक रोटी, मतलब रोटियां तैयार करती थी। और स्ट्रीट डॉग्स, जब पहले वो अपने ग्रैंडसन जो खुशवंत सिंह हैं उनको स्कूल छोड़ने गई, जब स्कूल छोड़ के वापस आती थी तो वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए वो चपातीज, उनको वो रोटियां डालती हुई आती थी ऑन देयर वे बैक होम। जब वो घर वापस आती थी तो उन कुत्तों को रोटियां डालते हुए आती थी। व्हेन दे मूव टू द सिटी इट मार्क द वाटरशेड मोमेंट टू देयर लवली रिलेशनशिप। मतलब वाटरशेड मोमेंट का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। अब देखिए, व्हेन दे मूव टू द सिटी इट मार्क्ड अ वाटरशेड मोमेंट टू देयर लवली रिलेशनशिप। अब वो बता रहे हैं कि जब वो गांव से सिटी में शिफ्ट हो गए, पहले तो गांव में वो उनकी ग्रैंड माँ तैयार करती थी, ब्रेकफास्ट बना के स्कूल छोड़ के आती थी, पूरा उनका शेड्यूल प्रिपेयर था एक तरह से। लेकिन जब वो सिटी में आए तो उन्होंने बताया कि इसने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा उनके रिलेशनशिप को तोड़ने में। वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि उनका जो वो जो मोमेंट है वो उनके लिए अच्छा नहीं था, बहुत खराब मोमेंट माना जाता है।
क्योंकि उन्होंने जो ये जो मोमेंट था, उन्होंने उसको रिलेशनशिप को तोड़ने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। रुकिए एक मिनट, रिलेशनशिप, ये देखिए, इसका मतलब है कि मतलब उन्होंने ये जो सिटी में शिफ्ट हुए ना, गाँव में तो वो बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन जैसे ही वो सिटी में शिफ्ट हुए, तो इस चीज़ को वो नहीं एब्ज़ॉर्ब कर पाए उनका रिलेशनशिप, और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था, टूटने लगा। क्यों? अब ये भी वो बताते हैं। हिज ग्रैंडमा कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल। जब वो सिटी में आ गए, तो उनकी जो ग्रैंडमा थी वो उन्हें स्कूल तक अब छोड़ने नहीं जाती थी। नाउ द राइटर स्टार्टेड टू राइड अ स्कूल बस टू द सिटी स्कूल। अब वो स्कूल बस से जाते थे। अब उनका जो ग्रैंडमा का टाइम स्पेंड करने के लिए होता था खुशवंत सिंह के साथ, वो कम हो गया, क्योंकि पहले तो वो स्कूल तक छोड़ने जाती थी, फिर स्कूल से लेने जाती थी, लेकिन अब उन्होंने स्कूल बस लगा ली थी, तो वो फटाफट उन्हें बस जगा के और स्कूल बस में वो खुशवंत सिंह खुद चले जाते थे स्कूल टू द सिटी बस एंड स्टडी कोर्सेज लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स एंड मैनी मोर दैट हिज ग्रैंडमा कुड नॉट ग्रैस्प। अब पहले वो क्या रहता था, गाँव में क्या रहता था कि वो उनको छोड़ने भी जाती थी, फिर उनको लेने भी आती थी, फिर उनके संग टाइम स्पेंड करती थी घर पे, क्योंकि उन्हें पढ़ाती भी थी वो जो सब्जेक्ट्स थे। लेकिन जब वो थोड़ा-सा बड़े हुए खुशवंत सिंह, तो वो सिटी में शिफ्ट हुए। सिटी में शिफ्ट होने के बाद वो स्कूल बस से जाते थे, अपनी ग्रैंडमा के संग नहीं जाते थे। उनके पास जो मतलब मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स थे। तो अब उनकी ग्रैंडमा को तो नहीं आते थे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाना, तो उनकी ग्रैंडमा फिर तब उनके संग टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट्स नहीं आते थे। अब खुशवंत सिंह खुद ही ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे, या फिर वो खुद ही अपना सेल्फ स्टडी करते थे। उनकी ग्रैंडमा उन्हें नहीं पढ़ा पाती थी इतने मेजर सब्जेक्ट्स। तो ये एक बहुत मेन चीज़ थी जिससे उनकी ग्रैंडमा और उनमें उनके रिलेशनशिप टूटने लगा एक तरह से। शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द municipal school's lack of instruction of God and the Bible. He was instead given music lessons, but his grandmother said nothing. अब यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे राइटर जो हैं वो ये बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बहुत डिससेटिस्फाइड थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे गांव में क्या था कि वो गांव में जहाँ पे पढ़ते थे, पाठशाला वगैरह में पढ़ते थे, तो क्या रहता था वहाँ पे, या फिर छोटे स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे गॉड और ये जो धार्मिक चीज़ें होती हैं इनके बारे में भी ज्ञान दिया जाता था। जैसे वो क्रिश्चियन थे, तो गॉड और बाइबल के बारे में भी पढ़ाया जाता था गाँव में। लेकिन ये जो सिटी वाला स्कूल था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ग्रैंडमदर जो थी मुझसे डिसअपॉइंटेड तो थी, लेकिन उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये खराब बात है, उन्होंने ये भी बताया कि खराब बात है कि जब स्कूल में म्यूजिक के बारे में पढ़ाया जा सकता है कि गाने, आपको पता होगा म्यूजिक क्लास लगती होगी, आपकी डांस क्लास लगती होगी, तो इनके बारे में पढ़ाया जा सकता है, तो गॉड और बाइबल के बारे में पढ़ाना ज़रूरी है स्कूल में, क्योंकि ये एक धार्मिक ज्ञान है, अलग-अलग धर्म की नॉलेज होती है। तो ये ग्रैंडमा को अच्छा नहीं लगा कि स्कूल में नहीं पढ़ाया जाने लगा। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है गॉड और बाइबल के बारे में नहीं पढ़ाने जाने लगा, तो ग्रैंडमा जो थी वो बहुत डिससैटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड थी। व्हेन द राइटर वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब राइटर थे यूनिवर्सिटी चले गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ही वाज गिवन हिज रूम एट हिज रेजिडेंस। मतलब अब तो क्या हुआ, पहले तो वो ग्रैंडमा के गाँव में क्या था, वो ग्रैंडमा के संग रहते थे, पूरा टाइम स्पेंड करते थे। सिटी में आने के बाद उनकी हायर स्टडी थी, तो उन्हें थोड़ा कम टाइम मिलने लगा, क्योंकि वो स्कूल बस से जाते थे, अपने सब्जेक्ट्स खुद पढ़ते थे, ट्यूशन में पढ़ते थे, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगने लगा, मतलब टाइम कम मिलने लगा ग्रैंडमा के संग। तो फिर क्या हुआ, अब उनकी और हायर स्टडी हो गई, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, तो वो ग्रैंडमा के संग रहते ही नहीं थे। उन्हें खुद का एक रूम लेना पड़ा यूनिवर्सिटी के पास, अपना खुद का एक कमरा, जैसे पीजी वगैरह में रहते हैं ना सब, तो उन्हें वो लेना पड़ा, तो ग्रैंडमा से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए। दिस प्लेड द बिगेस्ट रोल इन सेवरिंग द क्लोज बॉन्ड बिटवीन हिम एंड हिज ग्रैंडमदर। मतलब ये जो था, इसने मेजर रोल प्ले करा, मेजर रोल। किस चीज़ में मेजर रोल? ये अब क्या हुआ कि ग्रैंडमा और जो खुशवंत सिंह थे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो और ज़्यादा टूटने लगा, क्योंकि अब वो और ज़्यादा बिल्कुल उनके पास रहते ही नहीं थे, क्योंकि वो घर में नहीं रहते थे, वो यूनिवर्सिटी में कमरा लेकर रहते थे, पीजी वगैरह उस तरह का कमरा लेकर। यूनिवर्सिटी ने उनको एक रूम अलॉट कर दिया था, वो उसी में ही रहते थे और वहीं पढ़ाई करते थे। अब ये जो चीज़ थी, इसने बिगेस्ट रोल प्ले करा उनके बीच के रिलेशनशिप के बॉन्ड को तोड़ने में। शी नो लॉन्गर स्पोक टू एनीवन इन द होम। अब वो बाहर पढ़ने चले गए, तो ग्रैंड माँ का जो लगाव था ना, वो ज़्यादातर खुशवंत सिंह से ही था। तो अब उन्हें भी बोर होने लगा, वो बोर होने लग गए पूरे दिन, क्योंकि खुशवंत सिंह उनके संग नहीं रहते थे, कोई बात नहीं करते थे, तो वो किसी से भी बात नहीं करने लगती थी। अब वो घर में किसी से भी बात नहीं करती थी, वो घर में किसी से भी बात नहीं करती थी और ज़्यादातर टाइम अकेले ही बिताती थी। वो अकेले क्या करती थी, यहाँ पे ये भी बताया है, शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग विद हर स्पिनिंग व्हील। वो आपने देखा होगा ना, वो जो चेयर होती है,
जो थोड़ा हेल्थी रहती है, वो जो दिखाते हैं फिल्म वगैरह में कि वो हिलने वाली चेयर जिस पे बूढ़े लोग बैठते हैं अक्सर, तो वो उस चेयर पे वो बैठती थी, स्पिनिंग व्हील कहते हैं उसे। प्रेइंग टू गॉड, वो गॉड से प्रार्थना करती रहती थी, बस पूजा पाठ में ध्यान लगाया उन्होंने ज़्यादातर। और कुछ टाइम शाम के वक्त या फिर जो वैसा सूरज ढलने का टाइम होता है, उस टाइम पे वो क्या करती थी, स्पैरोज जो रहते हैं, गौरैया जैसे हिंदी में कहते हैं स्पैरोज को, वो दोपहर में बताया है, दोपहर में स्पैरोज को वो क्या करती थी, दाने खिलाती थी। जैसे दिखाया ना कि वो देखते हैं दाने खिलाते हैं लोग, कि अलग अलग चावल के दाने या किसी चीज़ के दाने खिलाते हैं, तो वो करती थी। वो किसी से भी बात नहीं करती थी अब, क्योंकि खुशवंत सिंह दूर चले गए थे इसलिए। अब वो सिर्फ अपने आप ही अपना टाइम स्पेंड करती थी इन चीज़ों में। व्हेन द राइटर मूव्ड फॉर हर हायर स्टडीज टू अनदर कंट्री, अब वो उनकी और भी ज़्यादा बड़ी पढ़ाई हुई, तो वो अब्रॉड चले गए, यहाँ से लिखा हुआ है देखिए। वो दूसरी कंट्री में पढ़ाई के लिए चले गए, जो खुशवंत सिंह थे वो दूसरी कंट्री में पढ़ाई के लिए चले गए। हिज ग्रैंड माँ वॉज अनकंसर्न, उनकी अब ग्रैंड माँ को मतलब ऐसा उनके बीच में ऐसा रिलेशन हो गया था कि ग्रैंड माँ को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं हुई, ग्रैंड माँ ने कुछ एक्स्ट्रा रोल नहीं दिखाया, मतलब उन्होंने उनके अंदर कोई ज़्यादा इमोशंस थे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि स्टडीज़ के लिए तो बाहर जाना ही है, तो उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा खुशवंत सिंह से कि तुम मत जाओ या फिर ऐसा कुछ करो। शी सॉ हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट, अब जो ग्रैंड माँ थी वो एयरपोर्ट तक खुशवंत सिंह के साथ आई, उन्हें उन्हें मतलब देखने कि वो जा रहे हैं अब दूर दूसरी कंट्री में पढ़ाई करने। द राइटर वॉज वरीड दैट सीइंग हर एट दिस एज में बी हिज लास्ट कॉन्टैक्ट विद हर, अब जो राइटर थे उन्हें डर लगने लगा कि क्या ये मेरा लास्ट मोमेंट, मतलब मेरे नहीं, उनकी ग्रैंड माँ का लास्ट मोमेंट तो नहीं है, क्या पता वो जब लौटें तो उनकी ग्रैंड माँ जिंदा नहीं बचे। अब वो ये सोचने लगे कि क्या ये मेरा लास्ट कॉन्टैक्ट है क्या अपनी ग्रैंड माँ के संग। लेकिन बट व्हेन ही रिटर्न होम आफ्टर अ 5 ईयर एब्सेंस, अब वो 5 साल की पढ़ाई जो उनका कोर्स था 5 ईयर कोर्स, उसको पूरा करके वो जब घर पे वापस आए, हिज ग्रैंड माँ वॉज देयर टू ग्रीट हिम, उनकी ग्रैंड माँ अभी भी जिंदा थी और उनके लिए स्वागत के लिए उनके घर के बाहर खड़ी हुई थी। एंड ही विटनेस्ड हर रिजॉइस ऑन हिज रिटर्न, और उन्होंने उनकी जो ग्रैंड माँ थी उन्होंने खुशी जाहिर की कि वो उनका जो ग्रैंडसन है खुशवंत सिंह वो वापस आ गए घर में, तो उन्हें उनकी ग्रैंड माँ को काफी ज्यादा खुशी हुई कि वो वापस आ गए पढ़ाई करके घर में। शी बिकेम अनवेल द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली ही सुबह जो ग्रैंड मदर थी वो उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और वो बिस्तर पर लेट गई। डिस्पाइट द डॉक्टर्स एश्योरेंस दैट इट वॉज ओनली अ लिटिल फीवर दैट वुड पास क्विकली, शी कुड सेंस दैट हर टाइम टू डिपार्ट दिस वर्ल्ड वॉज अप्रोचिंग। मतलब अब इस लाइन में वो बताते हैं, ये लाइन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। इस लाइन में वो ग्रैंड माँ बताती हैं कि जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से तो था कि ये हल्का फुल्का कुछ फीवर है, जो वायरल वगैरह चलता है, ये कुछ टाइम में फीवर जो है वो चला जाएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ग्रैंड माँ को अंदर ही अंदर कहते हैं ना कि मतलब जब मरने का टाइम आता है तो लोगों को पता चल जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो ऐसे ही ग्रैंड माँ को समझ में आ गया था कि मेरा लास्ट टाइम है, अब क्या शायद मेरी डेथ होने वाली है। तो ग्रैंड माँ को समझ में आ गया था कि बुखार भले ही हल्का सा हो लेकिन अब उनकी डेथ होने वाली है। शी डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम कन्वर्जिंग विद एनीवन, अब वो किसी भी के साथ भी बातचीत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि मैं सबके संग बातचीत में अपना टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका टाइम नजदीक है उनकी डेथ का। शी वेंट टू हर she went to her bed and prayed and spoke the beads till her lips stopped moving and the rosely slipped from her lifeless fingers। अब वो क्या करा, वो टाइम वेस्ट उन्होंने नहीं करा, अब वो क्या करा, वो अपनी सीधा बेड पर गई, बेड पर आराम करने के लिए, और वो तब तक मंत्र पढ़ती रही और अपने हाथ में जो उनकी वो जो माला थी, वो पूजा पाठ वाली माला, रोजरी, उसे वो तब तक चलाती रही जब तक कि वो उनके होठ रुक नहीं गए और उनकी माला उनके हाथों से फिसल नहीं गई। यहाँ पे इस लाइन में ये बताया है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन में ये बताया है कि मतलब वो तब तक अपने मंत्र पढ़ती रही, भगवान को याद करती रही, माला फेरती रही हाथ में, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई, उनकी आखिरी सांस नहीं रुक गई। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज swooped in and sat scattered about her corpse to mourn her passing। अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनको डिवोशन दिखाने के लिए जो सारी स्पैरोज थे जिनको वो दाना देती थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज उनकी डेथ बॉडी के आसपास घूमने लग गए, मतलब आसपास आप कह सकते हो मंडराने लग गए उनकी डेथ बॉडी के आसपास। और वो थोड़ा मतलब ये दिखाया है इस लाइन में कि जो स्पैरोज थे उन्होंने भी इनकी डेथ पर अपना दुख जताया है, अपना दुख जताया है कि वो उनको रोज दाना खिलाती थी लेकिन अब उन्हें दाना नहीं खिला पाएंगी। अब ये दिखाया है स्पैरोज ने कि उनकी डेथ हो गई है और सारे स्पैरोज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आसपास मंडरा रहे हैं। When the elderly lady's body was brought away for the final rites, all the sparrows fluttered away without making a sound।
अब ये दिखाया है कि जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उसके बाद जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया जलाने के लिए, तो जो सारे स्पैरोज थे वो चुपचाप बिना किसी फ्लटरिंग साउंड के बिल्कुल वहां से एग्जिट कर गए। सारे स्पैरोज तो थे, ये जो स्पैरोज थे, जो ये थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज थे, जब वो मंडरा रहे थे, जब उनकी डेथ हुई थी उनकी बॉडी के आसपास, लेकिन जब उनकी फाइनल राइट्स, जो उनका अंतिम संस्कार था, उसके तुरंत उस अंतिम संस्कार के दौरान ही सारी जो स्पैरोज थे, सारी गौरैया जो थी, वो उनकी डेथ बॉडी से दूर चली गई उड़ के, और उन्होंने बिल्कुल भी नॉइस नहीं करी। इस लाइन में ये बताया हुआ है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी थी। तो इसी के साथ आपकी स्टोरी खत्म होती है। अब यहाँ पे इस जो ये क्या कहते हैं इसको, इस स्टोरी में ये भी, इस स्टोरी में कई सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है, ग्रैंडमा और ये खुशवंत सिंह के रिलेशनशिप में। अब इसमें ये भी बताया हुआ है, इसमें ये जो बर्ड्स हैं, जो स्पैरोज हैं, इन काफी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, कि इसमें ये दिखाया हुआ है कि हम एनिमल से कितना लव करते हैं, एनिमल हमें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जब वो लगातार उनको दाना खिलाती रही, तो उनके संग भी उनका एक रिलेशनशिप सा बिल्ड हो गया, क्योंकि वो डेली उन्हें खाना खिलाती थी, स्पैरोज डेली आते थे, लेकिन अब उन्हें कोई खाना नहीं खिलाएगा क्योंकि ग्रैंड माँ की डेथ हो गई है। तो यहाँ पे ये ज्यादा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई गई है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि सैम्पल पेपर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स तो करा दूंगा, पर PYQs और टॉपर के आंसर्स वगैरह जो भी सब होते हैं वो आपको सैम्पल पेपर से ही मिलेंगे। और जो ये इस बाकी की ई-कॉमर्स वेबसाइट है, काफी ज्यादा थोड़ा महंगा सैम्पल पेपर वहाँ पे है, 180-200 के अराउंड है। ई बुक भी, मैं आपको ई बुक की रेट बता रहा हूँ, ई बुक की रेट भी 180-200 के अराउंड है। अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे 49 की है, 49 रुपीज पर ई बुक। अगर आप वहाँ पे कोड लगाते हो, कौन सा कोड, स्टडी प्रो 15, ये आप कोड जरूर लगाना, कैपिटल में है सब, ये स्टडी प्रो कोड वहाँ पे आप लगाना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे। और अगर आपका जो टोटल है सैंपल पेपर्स का टोटल वो 150 रुपीज से ऊपर है, तो आपको कोड लगाना है गेट 40 ऑफ, आपको ये कोड लगाना है अगर क्या है 150 से ऊपर है आपका टोटल। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के संग शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।